दोस्तों, आज हम किसी वजह से बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर डॉक्टर हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो ऑपरेशन से रिलेटेड सारी क्वेरीज हम डॉक्टर से क्लियर कर लेते हैं। डॉक्टर भी बहुत अच्छे से ऑपरेशन के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन एक ऐसा चीज़ जिसके बारे में ना डॉक्टर डिस्कस करता है ना पेशेंट उससे पूछता है, वो होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज पूरा वीडियो हम लोग एनेस्थीसिया पे बनाएंगे। हम लोग जानेंगे एनेस्थीसिया क्या है और ये ऑपरेशन में कितना ज़रूरी होता है और इसके बारे में जानकारी लेना मरीज़ के लिए कितना ज़रूरी है। आज एनेस्थीसिया पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ डॉक्टर आदित्य हैं, जिन्हें 15 साल का एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस है। तो हम डॉक्टर आदित्य से जानेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होता है। डॉक्टर साहब, आसान भाषा में बताइए कि एनेस्थीसिया क्या होता है ताकि हमारे पेशेंट्स इसको पूरी तरह समझ सकें। एनेस्थीसिया बेसिकली उस पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं जिस पे सर्जरी परफॉर्म होता है। एनेस्थीसिया एक तरीके से जिससे कि पेशेंट को किसी तरह की भी दर्द की अनुभूति नहीं हो, सर्जरी के दौरान उसको किसी तरह का भी दर्द का एहसास नहीं हो, इसलिए हम लोग कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स या एनेस्थेटिक दवाइयाँ देते हैं जिससे जो कि नर्व के थ्रू ब्रेन तक जो है पेन सिग्नल्स को पहुंचने से रोक देता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बहुत बार पेशेंट हम लोग के पास आता है और हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को एडवाइस करते हैं, हालांकि उसके बेनिफिट के लिए होता है, लेकिन पेशेंट के साथ दिक्कत क्या होता है, उनको लगता है कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन से भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन फिर भी इतना सारा टेस्ट क्यों कराया जा रहा है। तो बताइए कि टेस्ट का क्या रोल है एनेस्थीसिया के पहले और कितना ज़रूरी है वो सारे टेस्ट कराना। देखिए, जो बेसिक टेस्ट होते हैं किसी भी सर्जरी से पहले उसको तो हम लोग कराते ही हैं। यदि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तब हम लोग कोई स्पेसिफिक टेस्ट उसके आगे कराते हैं। अच्छा। और ये पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए है। बहुत सारा अनआइडेंटिफाइड जो कि आज तक पेशेंट को खुद नहीं पता है, पेशेंट बिल्कुल भी असिम्प्टोमेटिक है, लेकिन हो सकता है उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है उसको प्लूरल इफ्यूजन हो चेस्ट में, ठीक है, वो आया एक नॉर्मल से सर्जरी कराने के लिए, ही हैज टू गो इट अंडर लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन इंसिडेंटली इट वाज फाउंड टू बी सम चेस्ट कॉम्प्लिकेशन, सम चेस्ट प्रॉब्लम्स। तो हम लोग बेसिकली एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस प्रोटोकॉल के तहत उसको कराते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई क्या फाइंडिंग्स हैं और क्या है रिलेटेड टू कंसर्न सर्जरी। अगर इफ रिक्वायर्ड देन ओनली वी गो फॉर सम स्पेसिफिक टेस्ट जो कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए होता है। तो ये जो टेस्ट हम लोग कराते हैं वो सारा पेशेंट को कराना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन बहुत सारा पेशेंट जो आता है वो अपना पुराना डिजीज, जैसे कोई क्रोनिक डिजीज हुआ या क्रोनिक हैबिट हो गया, जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सारा हैबिट्स को कोशिश करता है छिपाने के लिए। उसको लगता है कि हम अपने अटेंडेंट के सामने, अपने गार्जियन के सामने ये सब नहीं बताएं, और वो डॉक्टर्स को भी नहीं शेयर करता है। तो ये चीज़ जानना कितना ज़रूरी है और एनेस्थीसिया में क्या इसका रोल है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो एनेस्थीसिया देने से पहले एक प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है जिसमें कि हम लोग पेशेंट के पर्सनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, ये सब चीज़ के बारे में जानते हैं। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, क्या किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है, कहीं ऐसे डस्टी एरिया में तो नहीं रहता है जहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी एयरवे डिजीज होने का सबसे ज़्यादा चांसेस वगैरह है। तो जो प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है जिसमें कि आपके जितने प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं, जैसे हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज़ हुआ, सीओपीडी हुआ, ब्रोंकियल अस्थमा हुआ, ये सब के बारे में पेशेंट से पूछा जाता है। दूसरी बात, पर्सनल हिस्ट्री, जैसे आपने कहा कि किसी को कोई अल्कोहलिक है, किसी का अल्कोहलिक का हिस्ट्री है, कोई क्रोनिक स्मोकर है, तो उससे पूछते हैं कि भाई इस तरीके का चीज़ है अगर आप लेते हैं, और यदि हमको मान लीजिए एनेस्थीसिया में हमने प्लान आउट किए हुए उस पेशेंट के लिए वी हैव टू परफॉर्म दिस सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया, तो हम लोग सीजेशन ऑफ स्मोकिंग के लिए एडवाइस करते हैं कि मतलब आप इसको स्टॉप कीजिए जिससे कि आपका थोड़ा सा लंग्स ये हो, बेनिफिट मिले आपको, तो उस कंसर्न से। लेकिन अगर पेशेंट फिर भी इन चीज़ों को छुपाता है नहीं, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल, इसलिए कि एनेस्थीसिया मान लीजिए अगर वो पेशेंट हाइड करता है, जैसे मान लीजिए किसी कोई ड्रग एडिक्ट है और वो आपसे हाइड करता है कि भाई हम ड्रग लेते हैं या किसी तरह का ब्राउन शुगर लेते हैं या कोई दूसरे तरह का कुछ, जैसे बहुत सारे मरीज को सीजर का हिस्ट्री रहता है, अगर वो हाइड करता है तो माइट बी कि ड्यूरिंग ऑपरेशन, जिसको हम लोग ए से ग्रेडिंग 1 एनेस्थीसिया में दे के टेबल पे लिए हैं, ही और शी माइट थ्रो कन्वल्शन ऑन टेबल, तो दैट विल बी अ मिसहैप फॉर द पेशेंट एज वेल एज द एनेस्थेटिस्ट एंड एज वेल एज फॉर द सर्जन ऑल्सो। इसलिए हम सजेस्ट सबसे यही कहेंगे, व्हेन यू गो टू मीट योर एनेस्थेटिस्ट, बी वेरी फ्रैंक about your habits,
you need not hide anything, any particular thing. Please feel free to speak so that your anesthesiologist can assess you in a better way, and manage you better. तो हमने देखा कि कितना ज़रूरी है ऑपरेशन के पहले सारे टेस्ट को करना, एनेस्थेटिक से खुल के बात करना, अपना कोई भी पुराना बीमारी, कोई भी हैबिट्स को खुल के बताना, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मदद करता है कि एनेस्थेटिक को एक अच्छा एनेस्थीसिया देने में और पेशेंट को सेफली ओटी टेबल से बाहर निकालने में। तो अब अगला सवाल डॉक्टर साहब ये आता है कि एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है, ये हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए। देखिए, एनेस्थीसिया बेसिकली उसको सब डिवाइड अगर हम लोग करें तो 4 डिफरेंट कैटेगरी में कर सकते हैं। हाँ। एक होता है आपका जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। जिसमें कि पूरा ही पेशेंट को बेहोश किया जाता है, एंड इट्स अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल अनकॉन्शसनेस। मतलब आप पेशेंट को अनकॉन्शस करते हैं सो दैट ही डजंट फील एनी टाइप ऑफ पेन, और उसको वापस रिवर्ट करके वापस नॉर्मल ले आते हैं। ठीक है। सेकंड टाइप आपका होता है रीजनल एनेस्थीसिया। जैसे मान लीजिए आप किसी तरह का लोअर लिम्ब सर्जरी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप सिर्फ किसी हैंड में काम कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ उस हाथ को ही ब्लॉक किए हुए हैं, उसके नर्व फाइबर्स को ब्लॉक किए हुए हैं। पेशेंट बिल्कुल होश में रहेगा, आपसे ड्यूरिंग द ऑपरेशन बातचीत करते रहेगा। He can even listen to the music, he can talk to you, he can, if he has any type of problem, he can discuss with you on table itself. ये हुआ रीजनल एनेस्थीसिया। तीसरा होता है लोकल एनेस्थेटिक। जैसे मान लीजिए हमको इस फिंगर में कोई काम है, तो हम सिर्फ उतने एरिया को ही थोड़ा सा नम करते हैं, तो दैट इज अ टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक जो हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं उस चीज को नम कर देने के लिए। चौथे तरह का होता है सिडेशन, जिसमें हम लोग कुछ एंजियोलिटिक्स, कुछ बेंजोडाइजिपिन्स वगैरह देते हैं, जो मरीज को कूल एंड काम करता है, सिडेशन लाता है, पेशेंट थोड़ा स्लीपी मोड में चला जाता है, एंड यू कैन परफॉर्म कुछ माइनर सा प्रोसीजर। अच्छा, तो अगर हम ये सारा टाइप ऑफ एनेस्थीसिया यानी कि 4 टाइप ऑफ एनेस्थीसिया को देखें, अगर हम बोलना चाहें कि कौन सा एनेस्थीसिया सबसे ज़्यादा सेफ होता है, तो हालांकि हर सर्जरी के लिए डिफरेंट एनेस्थीसिया होता होगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी को अगर हम लोग देखें तो किस तरह का एनेस्थीसिया सेफ माना जाता है? देखिए, ये तो टाइप ऑफ सर्जरी पे सबसे पहले डॉक्टर साहब आपने जैसा बताया उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे किसी को कार्डियक इश्यूज हैं, तो उसमें हम लोग रीजनल ब्लॉकेड या पेरिफेरल ब्लॉकेड पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो और हार्ट पे लोड बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह आपका अप एंड डाउन वगैरह होगा, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। जनरल एनेस्थीसिया ही एक ऐसा एनेस्थीसिया है जिसमें आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह सब आपके हाथ में रहता है। तो आई वुड प्रेफर कि मतलब जनरल एनेस्थीसिया इज कंसीडर्ड वेरी सेफ, डिस्पाइट, अगर फिर से मैं बोलना चाहूंगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी। लेकिन आमतौर पे हमारे पास पेशेंट आते हैं और पेशेंट का कंसर्न रहता है कि हम पूरा बेहोश नहीं होना चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो तो रीजनल एनेस्थीसिया में मेरा काम किया जाए, तो क्या पूरा बेहोश करना यानी जीए में पेशेंट लेना सेफ होता है कि अनसेफ होता है? नहीं, जीए में लेना एज 100% सेफ होता है, लेकिन वो फिर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कोई पेशेंट का जैसे लोअर लिम्ब का सर्जरी है, लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज है, सिजेरियन सेक्शन है, हिस्टेक्टोमी है, तो हम लोग सिर्फ हाफ ही रीजनल एनेस्थीसिया दे के बिलो अम्बिलिकस या उस तरह का नर्व ब्लॉकेट करके वी कैन परफॉर्म। उससे क्या है, मरीज कंफर्टेबल रहेगा, आप उसको माइल्ड सिडेशन देके सुला भी सकते हैं, एंजाइटी फ्री कर सकते हैं। नहीं, अगर मान लीजिए पेशेंट को जीए देना कंपलसरी है, तो पेशेंट के लिए क्या आपका एडवाइस रहेगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल, जीए अब आज के डेट में जनरल एनेस्थीसिया इज वेरी सेफ। पहले जमाने के जो एनेस्थेटिक एजेंट्स है और अब के जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, उन जमीन आसमान का अंतर है। अब जो भी एनेस्थेटिक एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं, या वोलाटाइल एनेस्थेटिक जैसे आइसोफ्लूरेन आपके सामने है, उसको यूज करते हैं, ये सारे बॉडी से 2 घंटे में एलिमिनेट हो जाते हैं। इनका हाफ लाइफ ही 1 से 2 घंटे रहता है। या जो भी इंडक्शन एजेंट हम लोग यूज करते हैं, या मान लीजिए कोई ओपियोइड्स हम लोग फेंटानिल वगैरह जो यूज करते हैं, जो कि पेन के लिए भी है और सिडेशन के लिए भी है, दोनों रिसेप्टर्स पे काम करता है, ये सब बॉडी से 2-2 घंटे में निकल जाते हैं। इनफैक्ट आप सुने भी होंगे डॉक्टर साहब कि मतलब जैसे मॉर्निंग में हम लोग जीए एडमिनिस्टर करते हैं जनरल एनेस्थीसिया, एंड 2-4 घंटे के बाद व्हेन पेशेंट इज फुली कॉन्शियस ओरिएंटेड, मतलब इवनिंग में हम लोग डिस्चार्ज भी कर देते हैं पेशेंट। सो पहले का जनरल एनेस्थीसिया जब ईथर वगैरह यूज करते थे, पंजेंट स्मेल रहता था, मरीज हेलुसिनेशन में रहता था, डिसओरिएंटेड रहता था, तो वो बड़ा सा ये रहता था। लेकिन अब जो जनरल एनेस्थीसिया हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं, दे आर वेरी सेफ एंड मतलब
वो बॉडी से निकल भी जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे में, एंड पेशेंट बिकम फुल्ली कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। हाँ, इसका मतलब अगर पेशेंट पूरी तरह से अपना प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन कराता है, प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग कराता है, तो किसी भी एनेस्थीसिया से किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है और जनरल एनेस्थीसिया काफ़ी सेफ होता है। डॉक्टर आदित्य से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ डेमोस्ट्रेट करके बताएं कि कैसे कैसे टाइप ऑफ एनेस्थीसिया हम लोग ये देते हैं पेशेंट्स में। अभी डॉक्टर आदित्य हमें डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया को बहुत कैसे देते हैं। हमारे साथ OT स्टाफ है, 2 OT स्टाफ है जो इस डेमोस्ट्रेशन में भाग लेंगे। दीपक आ जाओ, लेट जाओ, टेबल काफी हाइट कर दी, लेट। जैसे पेशेंट को अगर हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में बॉस क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक स्टेप्स बता दीजिए। पेशेंट बहुत वरीड होता है, जनरल एनेस्थीसिया का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा ये, तो बेसिकली बताइए कि जैसे एक पेशेंट हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में आता है डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग ECG लीड्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर लगाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, ठीक है, वी पुट अ जेल को, यस, ड्रिप स्टार्ट करते हैं, सारा वाइटल पैरामीटर सब मॉनिटर पे देख लेते हैं, और तब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करना शुरू करते हैं। जो कि जेल को लगा हुआ है, जो कि IV लाइन हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी, उसमें ड्रग देना शुरू करते हैं। उसमें जैसे जो बेसिक प्री मेडिकेशंस हम लोग यूज करते हैं, ग्लाइकोपैरेलेट हुआ, दैट इज एन एंटी सियालोग इफेक्ट, आप उसको एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट भी होता है उसका। द नेक्स्ट ड्रग इज ऑन्डेंसिट्रॉन, दैट इज एन एंटी एमेटिक, जो कि वॉमिटिंग कॉज करने से रोकता है। थर्ड इज ओपियोइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स, तो उसमें ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे ब्यूट्रम है, ब्यूटाडॉल है, और फेंटानिल है, और रेमीफेंटानिल है, जो भी अवेलेबल अपने पास है उसको आप दे सकते हैं। तो दीज आर द 3 ड्रग बेसिकली वी यूज एज ए प्री मेडिकेशंस और सिडेटिव्स जो आप कह सकते। तो पहला पार्ट में पेशेंट को सिडेट करना है, पहला पार्ट पेशेंट को कूल एंड काम करके सिडेट कर लेना है। सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट होता है इंडक्शन एजेंट। इंडक्शन एजेंट उसको कहते हैं जिसके देने के बाद पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस बिल्कुल लूज कर देता है। ठीक है, तो इंडक्शन एजेंट के पास अपने पास 2-3 ये हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेशेंट हम लोग यूज करते हैं। जो कि सबसे ज्यादा सेफ और इन एडल्ट पेशेंट्स प्रोपोफॉल है, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। यही जो जैसे कोई बच्चा रहेगा तो उसके लिए सबसे अच्छा केटमिन है। मान लीजिए कोई पेशेंट जैसे किसी का पल्स BP क्रैश किया हुआ है, मतलब हेमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, तो आजकल बहुत अच्छा ड्रग अपने पास इटोमिडेट आ गया है, जो कि हेमोडायनेमिकली बिल्कुल स्टेबल है, ना BP फॉल करता है ना पल्स फॉल करता है। तो इस 3 बेसिकली एजेंट्स अपने पास हैं जो अभी के समय पर रेगुलर हम लोग यूज करते हैं। Once the patient loses his consciousness, जो कि हम लोग eyelash reflex से चेक करते हैं, after doing the eyelash reflex, ठीक है, then we administer a short acting muscle relaxant, that is succinylcholine, यस, ठीक है, वो भी हम लोग बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं, 1 मिलीग्राम पर kg, ठीक है, और उसका एक्शन मात्र 5 से 7 मिनट रहता है, ठीक है, 2-3 मिनट ऑक्सीजन से मास्क वेंटिलेट करके we check the ऑक्सीनेशन, ठीक है, उसके बाद we intubate the patient। इंट्यूबेशन में हम लोग पेशेंट के सांस के नली में एक इंडोट्रेकियल ट्यूब होता है, इसको डालते हैं, ठीक है, ठीक है। इंट्यूबेट करने के बाद इसको हम लोग मॉनिटर मशीन से कनेक्ट करते हैं, वेंटिलेटर से, चेक द एयर एंट्री आफ्टर ऑस्कल्टेटिंग, दोनों तरफ भाई सही जगह पर प्लेस्ड है कि नहीं अपना इंडोट्रेकियल ट्यूब। और उसके बाद हम लोग एनाल्जेसिया के लिए ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं, एनाल्जेसिया के लिए हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रस इन कॉम्बिनेशन देते हैं। और उसके बाद फॉर मेंटेनिंग द डेप्थ ऑफ द एनेस्थीसिया वी हैव द वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट दैट इज आइसोफ्लुरेन अवेलेबल हियर, ठीक है। तो ये डेप्थ देता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बेसिकली जनरल पब्लिक को समझने के लिए कि एनेस्थीसिया मशीन एक्चुअली होता क्या है? एनेस्थीसिया मशीन बेसिकली एनेस्थेटिक वेंटिलेटर होता है। इसमें जो हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट अपना सांस ले नहीं पाता है। अब अपने पास 2 विकल्प है, या तो हम हाथ से वेंटिलेट करके पेशेंट को ऑक्सीनेट करें, और या नहीं तो वही काम मशीन करेगा। मतलब एक रिदम में मशीन अपना वो आप फिक्स कर देते हैं, इतना वॉल्यूम एयर देना है, इतने बार 1 मिनट में देना है, टाइडल वॉल्यूम हम लोग सेट कर देते हैं, रेस्पिरेटरी रेट हम लोग सेट कर देते हैं, तो उस पर मशीन वेंटिलेट होते रहता है। और पेशेंट का आउट होने का क्या क्राइटेरिया रहता है? जैसे ही सर्जरी है उसके बाद साथ में हम लोग शॉर्ट एक्टिंग सक्सिनाइलकोलिन यूज किए थे फॉर जस्ट इंट्यूबेशन पर्पस। उसी का लॉन्ग एक्टिंग मसल पैरालिसिस एजेंट अपने पास है, जैसे एट्राक्यूरियम है, वेक्यूरोनियम है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी जो आपके पास है। जैसे एट्राक्यूरियम दे दीजिए, वो हर आधे घंटे पे हम लोग रिपीट करते हैं, चूंकि उसका
एक्शन ही मात्र 20 to 25 मिनट्स है। 20-25 मिनट्स में वो बॉडी से हॉफमैन एलिमिनेशन से निकल जाता है। वो किडनी से भी नहीं निकलता है, इट एक्सक्रीट्स थ्रू हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे सेफ है। 20 मिनट में अगर सर्जरी खत्म होने वाला है, हम लोग स्टॉप कर देते हैं आटासील देना, गैसेस बंद कर देते हैं, तो पेशेंट अपने आप वापस आना शुरू हो जाता है। और उस पैरालिसिस एजेंट का एक एंटीडोट होता है, दैट इज नियोस्टिग्मिन, जो कि हम लोग एक लेट टर्म में रिवर्सल एजेंट करते हैं। रिवर्सल एजेंट जो हमने मसल पैरालिसिस दिया है, उस एक्शन को रिवर्ट कर देता है, पेशेंट वापस कॉन्शियस हो जाता है। चूंकि जो ईटी ट्यूब होता है और ये आप लोग मुंह से डालते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में मुंह पूरा नहीं खुल पाता जी, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? देखिए, वो तो प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट में ही हम लोग असेस कर लेते हैं कि माउथ ओपनिंग कैसा है। एक क्लासिफिकेशन हम लोग में आता है, दैट इज कॉल्ड मलम पट्टी क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग क्लास समझ जाते हैं कि इंट्यूबेशन इजी होने वाला है या डिफिकल्ट होने वाला है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, इसीलिए उस समय भी मैंने एम्फेसाइज किया प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए जिस पेशेंट का माउथ ओपनिंग बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, जस्ट 1 फिंगर माउथ ओपनिंग है, स्ट्रिस्मस है, जैसे आप टीएम जॉइंट एंकिलोसिस का ही केस ले लीजिए, खुल ही नहीं पाता है मुंह बड़ी मुश्किल से। अब अपने पास फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन जैसा गजेट आ गया है, जिसमें कि हम लोग ब्लाइंड ही अवेक इंट्यूबेशन जिसमें करते हैं, पेशेंट अवेक ही रहता है, सिर्फ हल्का सा जो सिडेशन वगैरह दे के नाक से ही हम लोग स्क्रीन पे देखते हुए जाते हैं, और जैसे ही हम लोग स्क्रीन पे देखे कि अब कॉर्ड में है, वी स्लाइड द ट्यूब इनसाइड, एंडोट्रैकियल ट्यूब इनसाइड द कॉर्ड एंड देन एडमिनिस्टर जनरल एनेस्थीसिया। पहले अगर जब ये फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन या वीडियो लैरिंगोस्कोप अपने पास अवेलेबल नहीं था, तो द ओनली अवेलेबल ऑप्शन वाज गो फॉर अ ट्रैकेस्टोमी एंड देन गो एडमिनिस्टर जनरल एनेस्थीसिया। लेकिन अब ये सब न्यू अपकमिंग्स हैं, जो अब ऑलमोस्ट हर सेटअप में भी आपको मिलेगा फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन, जो कि एनेस्थीसिया जो भी एनेस्थेटिस्ट हैं वो स्टैंड बाय में अपना रखते हैं। तो ये सारा प्लान डिस्कस हो जाता है ड्यूरिंग द प्री एनेस्थीसिया चेकअप, प्री एनेस्थीसिया इवैल्यूएशन। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप जिस हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं और डॉक्टर अगर आपको प्री एनेस्थेटिक चेकअप की सलाह नहीं देते हैं, फिर भी आप अपनी तरह से बोल के प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराइए और अपना पूरा डिटेल हिस्ट्री पेशेंट को बताइए। डॉक्टर साहब, खाली ये बता दीजिए कि रीजनल एनेस्थीसिया भी डिफरेंट टाइप्स का जो होता है, इसको थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करके बता दीजिए। रीजनल एनेस्थीसिया अपने पास जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया हुआ, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हुआ, पेरिफेरल लिम्ब ब्लॉक्स हुआ, जैसे मान लीजिए हाथ पे सर्जरी परफॉर्म करना है, तो हम लोग एक गले में यहाँ सुई देते हैं, या तो अब उसमें भी अब रिसेंट एडवांसेस में आ गया है, एक होता है ब्लाइंड टेक्निक, जैसे अपने पास कुछ नहीं है, पैरास्थीसिया एलिसिट करके ही हम लोग देते हैं। बहुत जगह अब नर्व लोकेटर्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आप ईसीजी लीड लगा के जैसे आप नर्व फाइबर के शीथ में जाइएगा तो यू विल फील द ट्विचेस, आप समझ जाइए यू आर अराउंड ब्रेकियल प्लेक्सस एंड यू कैन इंजेक्ट द लोकल एनेस्थेटिक दैट विल completely give paresthesia to the limb। जो सबसे रिसेंट एडवांसेस है, जो बड़े हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सब जगह मिलेगा, दैट इज अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्लॉक्स। ओके, ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड प्रोब रखें एंड यू आर सीइंग ऑन द मॉनिटर कहाँ प्लेक्सस है मेरा, और अकॉर्डिंगली नीडल एडवांस किए और जस्ट प्लेक्सस पे जाके यू एडमिनिस्टर द ड्रग, होल लिम्ब विल बी एनेस्थेटाइज्ड। उस समय पेशेंट पूरा कॉन्शियस और पेशेंट पूरा कॉन्शियस, सब चीज ही कैन आल्सो सी द स्क्रीन कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ नीडल लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये तो हुआ पेरिफेरल लिम्ब ब्लॉकेट के लिए। दूसरा होता है जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, लोअर लिम्ब सर्जरीज है, अम्बिलिकस के नीचे का कोई भी सर्जरीज है, आपका जैसे लेग का कोई ट्रॉमा है या नेक ऑफ फीमर का कोई ट्रॉमा है, या मान लीजिए हिप रिप्लेसमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सबसे अच्छा अगर पेशेंट फिट मानते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2.5 से 3 घंटे के आसपास रहता है। उसमें हम लोग बैठा के आपका पीछे स्पाइनल कॉर्ड के पास वहाँ पे एक इंजेक्शन देते हैं, जिसमें कि लोकल एनेस्थेटिक ही रहता है, और उसके बाद वो जो है दैट विल कंप्लीट आप जैसा डिपेंडिंग ऑन द पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट और डिपेंडिंग ऑन द उस पर आप ले सकते हैं कहाँ तक एक्शन आपको चाहिए, आपको अम्बिलिकस तक चाहिए, T10 तक चाहिए, या उससे ऊपर T8 चाहिए, मान लीजिए जिफी स्टर्नम T6 तक चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन द, जैसे माने 5 डिग्री टिल्ट दे दिए, 10 डिग्री टिल्ट दे दिए, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन अचीव द लेवल टिल दैट। ठीक है। तीसरा होता है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल सबसे सेफ उसमें भी होता है, इफ यू आर पुटिंग ए कैथेटर, एपिड्यूरल कैथेटर, उसका 2 एडवांटेज है। स्पाइनल में सबसे डेडलीस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, जैसे आप ड्यूरा में लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं, इट कॉजेज सीवियर हाइपोटेंशन।
And if associated with bradycardia, it is very dangerous. You will have to immediately treat the patient. Or epidural में क्या है, when you are inserting a catheter into a epidural space, तो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी जो भी हो, आप बीच बीच में ड्रग दे के उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. इवन इफ योर सर्जरी इज टेकिंग 4 hours, 6 hours, you have option. In spinal you don't have any option. That is fixed for 3 hours. अगर उसके ज्यादा सर्जरी चल गया, then you will have to administer GA. एपिड्यूरल में क्या है, जैसे आपने कैथेटर डाल दिया तो वो क्या है, 2 घंटे चले, 4 घंटे चले, 6 घंटे चले, आप ड्रग देते रहिए, एक्शन तब तक चलते रहेगा. दूसरा एपिड्यूरल का सबसे बेनिफिट क्या है, पोस्ट ऑप एनाल्जेसिया. जैसे ही पेशेंट ऑपरेशन से बाहर आएगा, आप उसको या तो आप सिरिंज पंप के थ्रू कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन में लगा दीजिए, ड्रग सेट कर दीजिए कि भाई इस ml/h से ड्रग चलते चलते, जिससे पेशेंट को कंप्लीट एनाल्जेसिया रहेगा, उसको थोड़ा भी एहसास ही नहीं होगा कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है. आपने सेंसरी ब्लॉक कर सकते हैं पेशेंट को. तो एपिड्यूरल इसीलिए कंसीडर्ड सबसे सेफ एंड सबसे ये, उसमें कोई सडन हाइपोटेंशन या सडन ब्रैडीकार्डिया नहीं होता है, क्योंकि एक पतला सा कैथेटर होता है जो एपिड्यूरल स्पेस में आप डाल देते हैं, और उसमें जो ड्रग जाता है ये बहुत धीरे धीरे जाता है. तो हेमोडायनामिक उतना ऑल्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा जितना कि कंपेयर टू स्पाइनल एनेस्थीसिया. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी प्लान्ड सर्जरी के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 तरह का बात है, एक स्पाइनल और एक एपिड्यूरल. स्पाइनल में क्या है, पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एपिड्यूरल में पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो जाता है पूरे सर्जरी के दौरान, और उसके बाद बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आपको किसी तरह का पेन हुआ है. तो नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली अपने एनेस्थेटिक से बात करके स्पाइनल की जगह एपिड्यूरल को ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है दीपक, तो मुड़ जाओ. चलो, तो एक लास्ट जो सवाल है मेरा कि ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं ऑब्जर्वेशन वार्ड में जाने को या आईसीयू में जाने को, ये कितना ज़रूरी होता है? कोई भी पेशेंट, सबसे पहले तो ये मैंडेटरी है कि कम से कम 1 से 2 घंटे कम से कम प्रॉपर मॉनिटरिंग में रहना ही चाहिए, क्योंकि इमीडिएट जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तभी वो पकड़ में आते हैं. अगर हम यहाँ से डायरेक्टली वार्ड में भेज दें, जनरल वार्ड में भेज दें पेशेंट, तो शायद कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो अननोटिस्ड जा सकता है. तो हमेशा बी इट अ स्पाइनल ब्लॉकेट, बी इट एपिड्यूरल, एंड फॉर GA इट्स 100% मैंडेटरी, patient should always shifted to either ICU or SDU for proper monitoring, at least for 1 to 2 hours till he or she is fully conscious, awake, oriented. तो डॉक्टर साहब, फाइनल 3 वर्डिक्ट आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एनेस्थीसिया रिलेटेड जो मिथ्स है या कॉम्प्लिकेशंस है या और उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो कि फाइनली पेशेंट हमारा समझ सके. सबसे पहला तो हम ये बोलेंगे, नाउ इट इज एनेस्थीसिया अब बिल्कुल भी रिस्की नहीं है. You will be completely pain free, but for that you will have to be very honest to your anesthesiologist. Definitely. You should always ask for a pre-anesthesia checkup, जिसमें कि anesthetist आपको अच्छे से समझें, आपको अच्छे से assess कर सकें, जो जरूरी जांच है वो आपसे करवा सकें, जिससे कि कोई भी चीज़ वो मिस नहीं करें. और उन एनेस्थेटिस्ट के माइंड में प्लान उसी समय सेट हो जाता है कि व्हाट एनेस्थीसिया आई एम गोइंग टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट. तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आस्क फॉर सम स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे आप 40-45 के ऊपर हो, दो योर ECG इज नॉर्मल, एंड इफ द एनेस्थेटिस्ट इज आस्किंग फॉर एन इको, यू शुड ऑलवेज गेट इट डन, बिकॉज आफ्टर 40-45 ECG only shows the electrical activity, but for the knowing the pumping of your heart, knowing how much ejection fraction is there, how is the diastolic function, how is the systolic function of the heart, for that echocardiography is must. If something is missed in echo, then we go for a further further investigations. तो आपने सुना डॉक्टर आदित्य को, एनेस्थीसिया से रिलेटेड सारे डाउट्स इन्होंने क्लियर कर दिए. उम्मीद है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कभी हॉस्पिटल्स में जाएं तो खुल के अपने एनेस्थेटिक और डॉक्टर से डिस्कस करें एनेस्थीसिया के बारे में. आज एनेस्थीसिया पहले से काफ़ी सेफ हो चुका है, पेनलेस हो चुका है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी काफ़ी आसान हो चुका है. उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए. अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें.